नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और भारत एट 7 यानी खबर राज्यों की, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी राज्यों की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित विभूतियों को किया सम्मानित। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 श्रेणियों में दिया गया पुरस्कार। भारत और फ्रांस के बीच हुई अहम डिफेंस डील। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान। नौसेना को मिलेगी मजबूती। पहलगाम आतंकी हमले में दोहरे चरित्र को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के बयानों को बताया शर्मनाक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के नरसंहार पर प्रस्ताव पेश। सभी दलों ने केंद्र सरकार के कदमों का किया पूर्ण समर्थन। आतंकवादी घटना को कश्मीरियत के चरित्र पर बताया हमला। और मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को कोर्ट से झटका। पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 12 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा। तो भारत एट 7 की शुरुआत सबसे पहले करेंगे झारखंड की खबर से, जहां विकास अभी तक सभी गांवों तक नहीं पहुंच सका है। विकास के दावों के इतर झारखंड के कई इलाके आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हालात यह है कि सिमडेगा जिले के कई गांवों में न तो पानी है, न सड़क और न ही इलाज की कोई व्यवस्था। जल संकट तो ऐसा है कि लोग नदी में बालू हटाकर पानी का जुगाड़ करने के लिए विवश हैं, जो सिस्टम की पोल खोल रहा है। गांव वालों की पुकार सुन लो झारखंड की हेमंत सरकार। झारखंड के कई इलाके आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। सिमडेगा में विकास से कोसों दूर चिरोवेड़ा गांव में पेयजल का घोर संकट। चिरोवेड़ा गांव का हाल बेहाल, कागजों में सिमटा विकास का दावा। सूखी नदी में बालू हटाकर पानी का लोग कर रहे हैं जुगाड़। कच्ची सड़क ने विकास पर लगाया ब्रेक। सुविधाओं को तरसती जिंदगी, विकास का लंबा होता इंतजार। देश जहां बुलेट ट्रेन और चांद पर पहुंचने की तैयारी में है, वहीं झारखंड में तंत्र की नाकामी का हाल यह है कि राज्य के कई इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। राजधानी रांची से महज 140 किलोमीटर दूर सिमडेगा में विकास की किरण पहुंचते पहुंचते मध्यम हो जा रही है और क्षेत्र के लोग दशकों से विकास का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में विकास की सुस्त चाल को जानने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। राजधानी रांची से महज 140 किलोमीटर दूर सिमडेगा जिले में आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। जिले के चिरोबेड़ा गांव में तो जल संकट इस कदर है कि लोग सूखी नदी में बालू हटाकर कड़ी मशक्कत से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। नदी तो पूरा सूख गया है, देख ही रहे हैं आप लोग। नदी को कोड़ते हैं सब, मतलब महिला मिल के कोड़ते हैं, फिर वही पानी निकलता है, उसको हम लोग निकालते हैं, साफ करते हैं जितना हो सके उतना, फिर वही भरते हैं सब कोई लाइन लग के। यहाँ पर हम लोग नदी में पानी आई बालू केवल है, उसी को गड्ढा करके उसको निकाल कर पानी पीते हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ 3 साल पहले जल नल योजना के तहत पाइप लगाए गए थे, लेकिन 1 साल ही नल से पानी आया, उसके बाद सब कुछ ठप हो गया। गर्मी के दिनों में लोगों की समस्या और विकराल हो गई है और उन्हें पानी की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। पानी की समस्या है। यहाँ पर कुछ साल पहले टंकी के द्वारा पानी सप्लाई दिया गया था, लेकिन अभी 2-2.5 साल से बंद है।
अभी वही नदी का जो बालू है उसको हटा के फिर वहाँ से पानी को साफ करके पीते हैं। सिमडेगा जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर इस गांव में सिर्फ जल संकट ही नहीं है, बल्कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है। यहाँ ना तो कोई पक्की सड़क है, ना स्कूल और ना ही स्वास्थ्य केंद्र। हम लोग को पानी के लिए कोई सुविधा दे दे। रोड का भी, जैसे रोड भी बहुत ही जरूरी चीज़ है हम लोग के लिए। दो बहुत जरूरी चीज़ है, रोड और पानी। क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को स्थानीय जनप्रतिनिधि भी स्वीकार करते हैं। उनका भी मानना है कि क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो सका है, जिस पर काफी काम करने की जरूरत है। मुख्य नदी की जो जगह है वहाँ से बालुओं को लगभग 10 फीट हटाया जाता है और हटाने के बाद उसमें बहुत मुश्किल से घंटों भर वो पानी छानती है और इस तरीके से जो है कि वो उस गंदे पानी को अपने व्यवहार में लाती हैं, पीने के लिए बच्चों को पिलाती है, घर में इस्तेमाल करती है। तो ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। चिरोबेड़ा गांव की यह तस्वीर और कहानी तंत्र की पोल खोल रहा है, जिस पर जिम्मेदारों को गौर करना चाहिए। आकांक्षी जिला सिमडेगा में जन आकांक्षाएं स्थानीय स्तर पर तंत्र की शिथिलता की वजह से दम तोड़ती नजर आ रही है। 7 दशकों बाद भी विकास की सुस्त रफ्तार ने यहाँ के लोगों को मायूस किया है। इस मायूसी और अभाव भरी जिंदगी को दूर करने की जरूरत है, ताकि विकसित भारत के सपनों से इनका सपना भी रोशन हो। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो विकसित भारत के सपनों को पलीता लगाती हुई ये रिपोर्ट थी दरअसल, और यहां पर जो भी जिम्मेदार हैं, राज्य सरकार के लोग हैं, उन सबको इस पर निश्चित तौर पर देखना चाहिए और विकास की लहर उन गांवों तक पहुंच सके, ये भी देखना जरूरी है। और अब बात होगी दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 70 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा और 10 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। दिल्ली में प्रगति और खुशहाली के नए युग की शुरुआत हुई है। सोमवार से दिल्ली के रहने वाले 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को सालाना 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने लगा है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 से अधिक बुजुर्गों को प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड वितरित किए। इस कार्ड के जरिए लाभार्थी सालाना 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेंगे। आपका मन करे कोई ऐसी बीमारी है कि आपको अपना इलाज जाके मुंबई कराना है, हैदराबाद कराना है, उत्तर प्रदेश कराना है, जहां भी कराना है वो अस्पताल यदि उस सूची में रजिस्टर्ड है तो आप जा करके वहां इलाज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। और ये जो योजना आपने जिसकी शुरुआत हो रही है, मैं समझता हूं ये सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में ये एक मॉडल के रूप में इट विल बी साइटेड। जैसे ही बुजुर्गों को प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड मिला, उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुजुर्ग इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अब इलाज के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब लाभार्थी योजना से जुड़े दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल में बेफिक्र इलाज करा सकेंगे। कार्ड पाने वाले सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। अरे मुफ्ती होगा, जब कार्ड मिला तो होगा। अब तो कार्ड मिल गया मुझे और फ्री में इलाज होगा। मोदी जी को धन्यवाद कहें और क्या। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो गरीब लोगों के धक्का खाते थे हॉस्पिटल कहीं भी हो ना, अब तो आराम से जाएंगे लाएंगे, जहाँ मर्जी काट सकते हैं। मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत रात में सोनी है, इससे तो बढ़कर कोई भी चीज नहीं। जनता को सब तरह से सुखी रखने वाला प्रधानमंत्री जो पहली बार भारत को मिला, हम लोगों के सेफ हो गए, उम्र बढ़ गई। सोमवार को 100 से ज्यादा बुजुर्गों का प्रधानमंत्री वय वंदना कार्ड बन गया। दिल्ली के 100 से ज्यादा अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं। दिल्ली के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े देश के 30,000 अस्पतालों में इलाज की सुविधा ले सकेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दिल्ली का नागरिक होना और आधार कार्ड होना जरूरी होगा। कोई भी लाभार्थी आयुष्मान ऐप के जरिए भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो आपने बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी देखी होगी जो कह रहे हैं कि उम्र बढ़ गई है ये कार्ड और ये सुविधा मिलने से। और बात होगी बिहार की, जहां बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया गया है। प्राधिकरण ने सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। इससे पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये इस बात का ध्यान रहे कि मधुबनी पेंटिंग को पूरे विश्व में काफी पसंद किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग बनाकर कायम किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में कायम हुआ रिकॉर्ड। मधुबनी पेंटिंग एक परंपरागत लोक कला है। मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई। मधुबनी पेंटिंग को पूरे विश्व में किया जाता है पसंद। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया गया है। प्राधिकरण ने सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। इससे पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है। ध्यान रहे कि मधुबनी पेंटिंग को पूरे विश्व में काफी पसंद किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मई को उद्घाटन समारोह में प्रदर्शित की जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के निर्माण का अवलोकन किया। इस मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी के 50 कलाकारों ने लगातार 50 घंटे तक काम करके इस पेंटिंग को तैयार किया है। यह प्राकृतिक रंगों से बनी कैनवास पर सबसे बड़ी पेंटिंग है। कैनवास पर इस्तेमाल किए गए रंग हल्दी, चुकंदर, कार्बन और फूलों का उपयोग करके बनाए गए हैं। कलाकारों का कहना है कि पूरे राज्य और मिथिला समुदाय को गर्व है कि हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक पारंपरिक लोक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई, विशेष रूप से मधुबनी शहर में, जहाँ से इसका नाम पड़ा। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का दूसरा रिकॉर्ड 375 बाल लामाओं ने बनाया है। उनके सिंगिंग बॉल के साथ प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। खेलो इंडिया का गठन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, मेडल लाओ नौकरी पाओ। पूरे देश के अंदर काफ़ी उत्साह है, खिलाड़ियों में उत्साह है, खेल प्रेमियों में उत्साह है। बिहार में आयोजित होने वाले इस बड़े खेल समागम की तैयारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण भी किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने मुख्यमंत्री को तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल एवं कमांड सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल स्टेडियम का घूम कर जायजा किया। साथ ही इंतजाम और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आज के समय में हमारे पास मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना है, जिसमें 71 खिलाड़ियों को इस तरह के रोजगार मिला है और वो खेल से जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल को मनरेगा से जोड़ने का काम किया है, जिससे कि हर पंचायत लेवल पे जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनको भी सही प्रशिक्षण मिलेगी। खेलो इंडिया में कई खेलों का रोमांच बिहार में दिखेगा। इस खेल का आयोजन पटना के अलावा राजगीर, बेगूसराय के साथ 5 शहरों में किया जा रहा है। बिहार में खेल के विकास के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। अभी से कुछ दिनों पहले यहाँ एशियन विमेन हॉकी का आयोजन किया गया था। इसके अलावा सेपक टाकरा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था। समझा जा रहा है कि ऐसे खेल के आयोजन से यहाँ के खिलाड़ियों का उत्साह काफ़ी बढ़ेगा। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और भारत एट 7 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बाबू बशाय, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
MDH स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश से ये विशेष रिपोर्ट। अक्षय तृतीया से पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने की महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मिलेगा 55% भत्ता। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। 5 किस्तों में एरियर का होगा भुगतान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत की जाएगी। सीएम ने कहा, अधिकारी कर्मचारी सरकार का परिवार हैं। मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 1/7/2024 से 3%, 1/1/2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करते हुए वर्तमान में महंगाई भत्ता भारत सरकार के सभी कर्मचारियों के समान 55% करने की मैं घोषणा करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार अपने अधिकारी और कर्मचारियों की लगातार चिंता कर रही है और केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देना इसी दिशा में उठाया गया कदम है, जिसकी मांग कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। इस बढ़े हुए भत्ते की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा और इसे त्वरित गति से लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन जी यादव द्वारा अभी हाल ही में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए 5% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है, जिसको लेकर कर्मचारी जगत में खुशी की लहर है। हम सबके लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनका हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने कर्मचारी हितों को देखते हुए इस महंगाई में 5% डीए की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 2% का इजाफा किया है, जिसके बाद जनवरी 2025 से डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार न केवल 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, बल्कि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक एरियर भी दिया जाएगा, जिससे राज्य के कर्मचारियों को 775 से 7500 रुपए तक का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरकारी अधिकारी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विकास के इंजन की तरह काम करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार मोहन यादव की सरकार ने नवंबर में 4% डीए में इजाफा किया था, जिसके बाद यह 46% से बढ़कर 50% हो गया था। अब राज्य सरकार ने 5% डीए बढ़ाने की बात कही है, जिसके बाद प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 55% हो जाएगा। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। भारत एट 7 में ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। सनसेट से पहले म्यूचुअल फंड के मैदान से निकलने का टाइम आ गया है। अच्छा एक बात बता, तू इंडियन टीम का फैन कब से? 96 से सेमीज तक पहुंचे थे यार, फिर हार गए। तो क्रिकेट देखना बंद कर दिया? अरे नहीं ऐसे कैसे, टीम इंडिया फॉरएवर ब्रो। एग्जैक्टली, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित किया जा चुका है। इससे आने वाले समय में पाकिस्तान जाने वाला पानी अगर बाड़मेर समेत पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में आता है तो यहां की तस्वीर बदल सकती है। कृषि के साथ ही पेयजल और औद्योगिक विकास के लिहाज से भी बड़ी राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों और स्थानीय बाशिंदों की माने तो इस तरह की योजना पर अगर क्रियान्वयन हुआ तो परिणाम बेहद सुखद हो सकते हैं। सिंधु जल संधि पर रोक से बदलेगी राजस्थान की किस्मत। पाकिस्तान जाने वाला पानी अब राजस्थान के सूखे क्षेत्रों को करेगा हरा भरा। हरिके से इंदिरा गांधी कैनाल के जरिए राजस्थान तक लाया जा सकता है पानी। बारिश में हरिके बैराज से ओवरफ्लो पानी पंजाब के रास्ते पाकिस्तान चला जाता है। फीडर और नहर के सुदृढ़ होने के बाद करीब 6000 क्यूसेक पानी आ सकेगा राजस्थान। मौजूदा समय में सिंधु और उसकी सहायक नदी से हर वर्ष ओवरफ्लो होकर पानी पाकिस्तान जाता है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता को भारत ने स्थगित कर दिया है। ऐसे में राजस्थान और हरियाणा के किसानों के लिए नई उम्मीद जगी है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के ग्रामीण इसको लेकर बेहद खुश हैं। बहुत लंबा चौड़ा इलाका, आज भी पानी को तरस रहा है। पशुधन को पानी नहीं मिल रहा है, खेती के लिए पानी नहीं है, तो छोटी छोटी नहरों के द्वारा इस बाड़मेर और जैसलमेर जिले के अनेक गांवों को जोड़ा जाकर अगर योजना बनाई जाए तो बहुत लाभ होगा। जो पानी पाकिस्तान में छोड़ा जाता था उसका उपयोग राजस्थान में, हरियाणा में, कृषि में और उद्योग क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो राजस्थान के, हरियाणा के और भारत के सभी क्षेत्र में इसका लाभ पहुंचेगा। सिंधु नदी का जल अगर डाइवर्ट किया जाता है तो राजस्थान के सूखे क्षेत्र लहरा उठेंगे। इसको लेकर भजनलाल सरकार की मंशा है कि ओवरफ्लो होकर जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसे हरिके से डाइवर्ट कर इंदिरा गांधी नहर के जरिए सूखे इलाकों में पहुंचाया जाए। बता दें कि हर वर्ष पंजाब से 6000 क्यूसेक पानी ओवरफ्लो होकर पाकिस्तान चला जाता है। ऐसे में जल संधि रोकने के बाद IGNP की क्षमता बढ़े और फीडर नहरें दुरुस्त हों तो ये पानी राजस्थान को मिल सकता है। इस संधि को रोका गया है अस्थायी तौर पे। इसका जो अतिरिक्त पानी है उसकी हमें यहाँ राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, इनमें अत्यधिक मांग को देखते हुए यहाँ इसकी अति आवश्यकता रहेगी। पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो IGNP मुख्य नहर है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चल रही है, या तो इसकी क्षमता में वृद्धि करनी पड़ेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने IGNP के सुधार और विस्तार के लिए 79,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे कैनाल और नहरों के सुधार और विस्तार का काम किया जा रहा है। इसके बाद राजस्थान और हरियाणा के लिए पानी लाना आसान होगा। एक बारी इंदिरा गांधी कैनाल की बात हो रही थी, हरा कर देंगे उसको, ये कर देंगे, तो बिल्कुल हमको जो है ये बहुत अच्छा कदम लिया है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लिया है। एक इंडस वाटर ट्रीटी का जो एब्रोगेशन किया है, ठीक है, उस पर भी काम हो रहा है। यदि पाकिस्तान को मिलने वाला सिंधु नदी का पानी डाइवर्ट होकर राजस्थान को मिलता है तो राजस्थान का पश्चिमी सूखा क्षेत्र हरा भरा होकर लहरा उठेगा। विशेषज्ञों की माने तो सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करके रावी व्यास नदी को जोड़ते हुए सतलज के हरिके बैराज तक इस पानी को पहुंचाया जा सकता है। यहां से राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों में इस पानी के आने से बरसों बरस के लिए जल संकट भी दूर हो सकता है। इसके लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन हनुमान के साथ महेश दाधीच, DD न्यूज, जयपुर। और आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कई विभूतियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पुरस्कार से सम्मानित किया। आज पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले हस्तियों में डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, A. सूर्यप्रकाश,
नंदमूरी बालकृष्ण आदि शामिल हैं। इस साल 139 व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कारों के लिए किया गया है, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है और इस जघन्य एवं कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों और एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है, जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यह सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों की इस कायराना हमले से फिर से प्रदेश में शांति भंग हुई है। ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वज़ीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। तो भारत एट 7 में बस इतना ही। आगे देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।